हेलो दोस्तों, मैं रंजीत और आज मैंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 को स्लो मोशन में देखा और 5 नए हिडन डिटेल्स मिले हैं जो आप पहले शायद नहीं जानते होंगे। तो बिना किसी और हलचल के आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये हिडन डिटेल्स है जहां रोनन सचमुच गार्डियंस को धमकाते हुए अपने पैरों को हिलाता है या कहूँ नाचने की कोशिश करता है। लेकिन फिल्म को फिर से स्लो मोशन और बैकग्राउंड स्कोर में देखने के बाद मुझे पता चल गया कि वो ऐसा क्यों करता है, कि रोनन अपने पैरों को इस तरह से क्यों हिलाता है। जेंडार पर गार्डियंस को क्रैश होने के ठीक बाद क्रैश के कारण पीटर का कैसेट टेप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिसके वजह से ओ चाइल्ड बाय 5 स्टेप गाना बजना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद रोनन क्रैश लैंड एरिया के अंदर से बाहर आता है और तभी वो ऐसा करता है। भले ही हम केवल बैकग्राउंड स्कोर और रोनन की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन रोनन वहाँ खड़ा होकर एक्चुअली में ओ चाइल्ड गाना सुन रहा था और इसलिए वो अनजाने में ही अपने पैरों को संगीत पर हिला रहा था। अब ली पेस जो फिल्म में रोनन का रोल प्ले कर रहे हैं, शायद बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे सॉन्ग से डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे या फिर हो सकता है कि जेम्स गन ने उन्हें डायरेक्ट किया हो। किसी भी तरह से ये एक अमेजिंग डिटेल्स है और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं वॉल्यूम 1 को देखने से इग्नोर नहीं कर सकता। नंबर 2, रोनन से लड़ने से पहले पीटर का नाचना और गाने का मेन रीज़न ये है कि वह रोनन को रॉकेट और ड्रैग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हाइड्रो एनफोर्सर तैयार कर रहे थे। अब रॉकेट और ड्रैक्स ने रोनन के बजाय इस बार रोनन के हथौड़े पे निशाना लगाया, क्योंकि जब तक रोनन के पास पावर स्टोन है तब तक उसे कोई भी चीज उस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब जैसे ही पावर स्टोन रोनन से हथौड़े से अलग हो जाता है, ध्यान दें कि पीटर के हाथों की नसें पहले से ही बैंगनी रंग में चमक रही थी, लेकिन रोनन के सामने होने के बावजूद भी ऐसी कोई चमक नहीं थी। मतलब पावर स्टोन पहले से ही एक सेलेस्टियल या कहूँ लॉर्ड स्टार्क या पीटर क्विल को बुला रही थी। पीटर की नियति यही थी कि वो इन्फिनिटी स्टोन में से एक को अपने खाली हाथों में पकड़ सकते। नंबर 3, नोवा कॉर्प द्वारा गार्डियंस को अरेस्ट किए जाने के बाद इस होलोग्राम स्क्रीन पर हमें उनके प्रोफाइल डिटेल दिखते हैं। अब यहाँ एक बात फिर से मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि वह ये है कि गमोरा को बताते समय स्क्रीन पर थाइनोस, रोनन, नेबुला और गमोरा के चेहरे के चारों ओर एक सर्कल होता है। अब इस सर्कल का कलर कैरेक्टर से मैच खाता है जिस पर वो फोकस किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे थाइनोस का पर्पल कलर है, वहीं रोनन का ब्लू, नेबुला लाइट ब्लू और गमोरा का ग्रीन। नंबर 4, इस सेम सीक्वल में हमें गमोरा के बैक स्टोरी का हिंट मिलता है जिसे हम इन्फिनिटी वॉर में विजुअली देखे थे, जहां गमोरा की दुनिया में थाइनोस आधी आबादी को खत्म कर देता है। लेकिन ध्यान दें कि गमोरा के प्रोफाइल डिटेल्स में गमोरा अपनी जाति की आखिरी जीवित सदस्यों में से एक है, मीनिंग थाइनोस ये देखने के लिए कभी पीछे गया ही नहीं कि क्या आधी आबादी को मारने के बाद वो एक्चुअली मददगार हुआ। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में थाइनोस के अनुसार गमोरा का प्लेनेट अब तक स्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि इस डिटेल से हमें पता चलता है। इसका मतलब थाइनोस एक रिलायबल नैरेटर बिल्कुल भी नहीं है, वह वही बताना चाहता है जो उसे सही लगता हो। थाइनोस उन लोगों में से आता है जो खुद को सही साबित करने के लिए एक अलग ही लेवल का झूठ बोलते हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नंबर 5, जेल से भागने से ठीक पहले पीटर क्विल अपने बैग को छानबीन करता है और देखता है कि गाना सुनने वाला वॉकमैन गायब है। फिर वो ऑर्ब का बैग गमोरा को हैंडओवर कर देता है और उसे कहता है कि वह बाहर जाकर उसका इंतजार करे। बाद में गमोरा और गार्डियंस को पता चलता है कि भले ही पीटर ने उन्हें बैग दे दिया था, लेकिन उसने ऑर्ब को अपने पास ही रख लिया। पीटर ने इसे एक इंश्योरेंस के रूप में किया क्योंकि उस समय वह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन पीटर जानता था कि अगर वो गोला नहीं रखता तो उनके पास बाहर उसका इंतजार करने का कोई कारण नहीं होता। अब यहाँ एक डिटेल्स आता है जिसके वजह से मैं जेम्स गन को बेस्ट मानता हूँ। ध्यान दें, उस बैग को हैंडओवर करने से ठीक पहले पीटर बैग खोलता है, उसने उसे बंद नहीं किया। फिर वह बैग को अपने शरीर के पास लाता है और उसे अपने जैकेट के नीचे छुपा देता है, ठीक उसी समय जब वह ऑर्ब को बैग के अंदर से चुराता है, जबकि गमोरा का ध्यान पूरी तरह पीटर पर लगा हुआ होता है। यहाँ वो ट्रिक खेल जाता है। अब बेशक इस सीन को इतनी खूबसूरती से निभाने के लिए क्रिस पेट को बधाई देनी चाहिए, लेकिन इसकी असली क्रेडिट जेम्स गन को जाता है जिन्होंने क्रिस को इस तरह से करने के लिए डायरेक्ट किया, क्योंकि जेम्स गन जानते थे कि डेडिकेटेड फैंस इस सीन पर वापस आएंगे देखने के लिए कि क्या पीटर ने सच में ऑर्ब को चुराया था, और इसीलिए उसने क्रिस को गमोरा को बैग सौंपने से पहले ही बैग को कुछ सेकंड्स के लिए अपने करीब लाने के लिए कहा था। दोस्तों, आखिरी बोनस डिटेल, जब हम पीटर क्विल की प्रोफाइल को देखते हैं तो ध्यान देंगे उसके डीएनए स्कैन पर सिस्टम एरर का साइन दिखाई दे रहा होता है,
जो कि इंडिकेट करता है कि कुछ तो सही नहीं है पीटर क्विल के डीएनए में। जो कि मूवी के एंड से पहले ही नोवा प्राइम ने पीटर क्विल को इसके बारे में बता देते हैं, जो कि होता है पीटर पूरी तरह से इंसान नहीं है, उसकी माँ इंसान होती है और एक डीएनए जो कि बहुत ही पुराना यानी सेलेस्टियल। गार्डियंस 1 अभी भी मेरे फेवरेट मूवी में से एक है, जैसे कि आयरन मैन मूवी। जेम्स गन ने काबिले तारीफ काम किया है और वो ये है कि उन्होंने अपने राइटिंग स्किल्स और डायरेक्टिंग के साथ हम लोगों को रॉकेट जैसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी एटीट्यूड और स्टाइल सभी लोगों को पसंद आया है। गार्डियंस वॉल्यूम 3 एक अमेजिंग मूवी है, जिसका कनेक्शन ढूंढने के लिए मैं फिर से गार्डियंस वॉल्यूम 2 को देखने जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।